तो चलो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। हम लोग रिवीजन देख रहे हैं डेप्रिसिएशन टॉपिक का। अब ये टिपिकल रिवीजन जैसा रिवीजन नहीं है कि डेफिनेशन देखेंगे, वो सारा थ्योरी देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे, वो सब तुमको आता है। ठीक है। तो डायरेक्टली बेटा मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं। मेसर्स ग्रीन चैनल purchased a second-hand machine on 1st January 15 for rupees 1,60,000. ठीक है। ओवरहॉलिंग एंड इरेक्शन चार्जेस अमाउंटेड टू 40,000। हाँ, अब ये ऐड करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, मैंने आपको बताया था, मैं कुछ कुछ पॉइंट आपको रिवाइज भी कराते जाऊंगा। जब हम लोग कोई एसेट खरीदते हैं तो जब तक वो एसेट रेडी टू यूज नहीं होता है तब तक का सारा एक्सपेंडिचर हम लोग कैपिटलाइज करते हैं, यानी एसेट की कॉस्ट में ऐड करते हैं, है ना। तो 1,60,000 में एसेट खरीदा और 40,000 का अदर एक्सपेंडिचर हुआ, रेडी टू यूज के पहले का खर्चा है ये, तो ऐड कर लेंगे। तो एसेट का कॉस्ट, मशीन का कॉस्ट हो गया 2 लाख रुपीज। अनदर मशीन वॉज परचेज फॉर 80,000 ऑन 1 जुलाई 2015। उसी ईयर में बेटा, उसी ईयर में 1 जुलाई को हमने और एक एक मशीन खरीदी 80,000 की। 1 जुलाई 17 को, मतलब 2 साल बाद। द मशीन इंस्टॉल्ड ऑन 1 जनवरी 15। हाँ, अब 1 जनवरी 15 को कौन सी मशीन हमने इंस्टॉल की थी? ये 1,60,000 वाली, राइट। तो एक काम करते हैं बेटा, इसको नाम दे देते हैं। मान लो ये वाली जो मशीन है ना, इसको M1 बोलो, M1। और जो 80,000 की मशीनरी खरीदी थी इसको बोलो M2। ठीक है। तो 1 जुलाई 17 को 1 जनवरी 15 को जो परचेस किया था, मतलब M1, वो हमने 1 लाख में सेल कर दिया। अनदर मशीन अमाउंटेड टू 30,000 वॉज परचेज एंड वॉज इंस्टॉल्ड ऑन 30 सितंबर 2017। अब 2017 में दो ट्रांजेक्शन हुए। एक तो हमने M1 सेल किया, M1 सेल किया है बेटा, और एक M3 परचेज किया, समझो इसको M3 बोलो, M3। हाँ, ये हमने परचेज किया। अंडर द एग्जिस्टिंग practice the company provide depreciation at the rate 10% per annum on original cost। ओरिजिनल कॉस्ट पे 10% बोला हुआ है, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड। However, from the year 2018 it was decided to adopt return down value method to charge depreciation at the rate 15% per annum। अब यहां पे बेटा मेथड ऑफ चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है। तो आपको मैं याद दिला दूं, जब भी मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज होता है तो जिस पॉइंट पे, जिस दिन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज हो रहा है, मुझे उस दिन का बुक वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। और उस दिन तक का बुक वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा? अभी तक का सारा डेप्रिसिएशन माइनस कर देना, तो उस दिन तक का बुक वैल्यू मिल जाएगा। और उस दिन का जो बुक वैल्यू रहेगा ना, उसी को तुमने कॉस्ट मान लेना, नया कॉस्ट मान लेना। मैंने आपको लास्ट टाइम जब हमने टॉपिक किया था, मैंने तब भी बताया था, अगर मेथड चेंज हो रहा है नंबर 1, या एस्टिमेट चेंज हो रहा है ना। एस्टिमेट में क्या होता है बेटा? लाइफ स्क्रैप वैल्यू का एस्टिमेट चेंज होता है, या रिवैल्यूएशन हो रहा है। मैंने आपको 3 चीजें बताई थी। इवेंट, है ना। 3 इवेंट हो सकते हैं, या तो मेथड चेंज किया, या तो उसका लाइफ या स्क्रैप वैल्यू चेंज हुआ। लाइफ या स्क्रैप वैल्यू यानी एस्टिमेट चेंज हुआ बोलते हैं हम, इसको एस्टिमेट बोलते हैं। या फिर रिवैल्यूएशन, याद है ना, अपवर्ड रिवैल्यूएशन, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ तो, अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ तो एंट्री होती है हमारी एसेट अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। और डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। बराबर है बेटा। तो ये रिवैल्यूएशन, ये 3 इवेंट, ये 3 में से कोई भी इवेंट अगर क्वेश्चन में आपको दिया है, तो ये इवेंट जिस दिन हुआ उस दिन का बुक वैल्यू फाइंड कर लेना। बुक वैल्यू
ऑन द डेट ऑफ इवेंट, राइट, उस दिन का बुक वैल्यू फाइंड कर लो, उसको कॉस्ट मान लेना, उसको कॉस्ट मान लेना, बराबर है बेटा। एक चीज ये, दूसरा, दूसरा रेट ऑफ न्यू डेप्रिसिएशन, न्यू डेप्रिसिएशन, हाँ, रेट ऑफ न्यू डेप्रिसिएशन इफ इट इज नॉट गिवन। अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, नया डेप्रिसिएशन ना, क्यों, देखो मेथड चेंज हो रहा है बेटा, मेथड चेंज हो रहा है तो हो सकता है कि साथ में डेप्रिसिएशन का रेट भी चेंज हो जाए। हमारे क्वेश्चन में देखो 10% हम लोग अभी तक डेप्रिसिएशन एसएलएम से करते थे, अब हमको 15% से करना है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से, तो रेट चेंज हुआ ना, रेट चेंज हुआ ना बेटा, राइट। और जब लाइफ और स्क्रैप वैल्यू चेंज होती है तब भी रेट चेंज हो सकता है। तो इफ रेट ऑफ न्यू डेप्रिसिएशन अगर वो दिया है तो बहुत अच्छी बात है ना, हमारा काम आसान हो जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं दिया है तो फिर आपने क्या करना बेटा, रिमेनिंग, नॉट गिवन, देन रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है देखना, एंड स्क्रैप वैल्यू, ठीक है, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है देखना, एंड देन फाइंड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एंड स्क्रैप वैल्यू। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी लाइफ बची वो देखना बेटा, और फिर नया डेप्रिसिएशन आप फाइंड कर लो, फाइंड न्यू डेप्रिसिएशन अमाउंट, ठीक है। तो फिर से बता रहा हूं, अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाना है, अकाउंटिंग ईयर कंपनी का बेटा ईयर एंड होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है, हाँ, 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, 31 मार्च को एंड होता है। पर ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, कोई कंपनी फाइनेंशियल ईयर की जगह कैलेंडर ईयर भी फॉलो कर सकती है, राइट। पर इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से कंपनी को फाइनेंशियल ईयर ही फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो वापस एक बार बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाना है तो वो मेथड ऑफ चेंज इन मेथड वाला पॉइंट डाल देगा, या एस्टिमेट चेंज हो रहा है, लाइफ स्क्रैप वैल्यू चेंज हो रही है ये पॉइंट डाल देगा, या रिवैल्यूएशन अपवर्ड डाउनवर्ड ये पॉइंट डाल देगा, ठीक है। तीन में से कोई भी एक, या दोनों, दो या तीन, तीनों भी डाल सकता है बेटा, बड़ा क्वेश्चन बनाना है उसको तो सिंपल सी चीज याद रखना, जब भी ये तीन में से कोई भी इवेंट आया तो उस दिन की बुक वैल्यू फाइंड करो, और वो बुक वैल्यू को कॉस्ट मान लेना, असेट की कॉस्ट, समझ, आप ये समझना कि नया असेट खरीद लिया मैंने उस दिन, और वो बुक वैल्यू को कॉस्ट मान लो। नया रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया है बेटा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया है तो रिमेनिंग असेट की रिमेनिंग लाइफ कितनी है देखना, रिमेनिंग लाइफ देखना कितनी है, ठीक है, और नया स्क्रैप वैल्यू कितना है देख लेना, बराबर है, और नया डेप्रिसिएशन आप फाइंड कर लो, हो गया। हाँ, तो स्टार्ट करते बेटा, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर 2015, 16, 17, 18, 4 साल का अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मैं आपको उसका वर्किंग नोट बता रहा हूं, हाँ, इसकी वर्किंग नोट, 3 मशीन है बेटा, 3 मशीन है इसमें। पहला जो मशीन है बेटा इसका कॉस्ट 2 लाख है, हाँ, इसका कॉस्ट 2 लाख, आपको सॉल्व कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ देखना है और समझना है, बस मैं आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1,60,000 कॉस्ट है और 40,000 उसका अदर एक्सपेंडिचर है, दोनों मिलाकर 2 लाख हो गया। M1 2 लाख, M2 देखो 80,000 का परचेज किया था, M3 हमने 30,000 का परचेज किया हुआ है, बराबर है। अब अभी तक, है ना, हमने 10% डेप्रिसिएशन एसएलएम से चार्ज किया है बेटा 2017 तक, 2017 तक, राइट। 2018 से डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज हो रहा है, पर 17 तक 10% था, हाँ। अब जो M1 है बेटा, M1 हमने 1 जुलाई को परचेज किया था, बराबर है, 1 जुलाई 15 को, तो उस पर डेप्रिसिएशन पूरे ईयर का। अब यहां पे इस क्वेश्चन में बेटा कंपनी कैलेंडर ईयर फॉलो कर रही है, हाँ। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है ये आइडेंटिफाई करने में कि कैलेंडर ईयर फॉलो हो रहा है कि फाइनेंशियल ईयर फॉलो हो रहा है, तो एकदम सिंपल है बेटा, यहाँ पे उन्होंने बोला है 2015 से 2018 का डेप्रिसिएशन फाइंड करो,
मतलब वो बोल रहा है 2015 का डेप्रिसिएशन, 2016 का, 2017 का, 2018 का, राइट। तो अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे बोला हुआ है ना, ईयर 2015 का डेप्रिसिएशन फाइंड करो, तो समझ जाना बेटा ये कैलेंडर ईयर है। लेकिन ऐसे बोला हुआ है ईयर 15-16 का फाइंड करो, हाँ 15-16, 16-17, 17-18, 18-19 ऐसा बोला हुआ है, तो फिर ये फाइनेंशियल ईयर है। 1 अप्रैल को चालू होगा, 31 मार्च को एंड होगा, यहाँ पे बेटा कैलेंडर ईयर है, ठीक है। तो M1 पे डेप्रिसिएशन पूरे ईयर का चार्ज करेंगे। M2 जो हमने खरीदा 80,000 का, वो उसी साल खरीदा है 1 जुलाई को, उस पे डेप्रिसिएशन 6 महीने का होगा, ठीक है। फिर 2017 में जाके 1 जुलाई को हमने तीसरा मशीन खरीदा हुआ है, हाँ। तो याद रखो इतना, देखो 2 लाख कॉस्ट है बेटा, डेप्रिसिएशन 2015 का @10%, तो इस पर पूरे ईयर का, क्योंकि ये हमने 1 जनवरी को परचेस किया था और ये हमने 1 जुलाई को परचेस किया था, तो इस पे डेप्रिसिएशन 6 महीने का लिया। 4,000, 80,000 पे 10%, पूरे ईयर का 8,000, 6 महीने का 4,000, ये माइनस कर लेंगे। हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू आया, है ना, बुक वैल्यू बोल सकते हैं इसको, रिटर्न डाउन वैल्यू बोल सकते हैं, 1,80,000, 76,000। फिर 2016 का डेप्रिसिएशन, 2016 का डेप्रिसिएशन अब तो पूरे ईयर का आएगा, हाँ 1 लाख। अब ये स्ट्रेट लाइन मेथड है बेटा, तो स्ट्रेट लाइन मेथड रहेगा तो ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लेना पड़ेगा। 2 लाख का 10% 20,000, और 80,000 का 10% 8,000। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड है बेटा। और रिड्यूसिंग बैलेंस होता तो क्या करते थे, 1,80,000 पे 10% लेते थे, और यहाँ पे 76,000 का 10% लेते थे, ठीक है। ये हो गया बेटा। हमको रिटर्न डाउन वैल्यू मिल गया 31/12/16 का 1,60,000 M1 का, 68,000 M2 का। अब डेप्रिसिएशन 2017 का बेटा, हाँ @10%, @10%। अब ये वाला जो मशीनरी है बेटा, ये हमने सेल कर दिया हुआ है, M1 सेल किया है, देखो M1 हमने सेल कर दिया ऑन 1 जुलाई 2017। कब सेल किया, 1 जुलाई 2017 को। कौन सा मशीनरी सेल किया, 1 जनवरी 15 को जो परचेस किया था ना 2 लाख वाला, वो सेल कर दिया बेटा। कितने में सेल किया, 1 लाख में, ठीक है। अब अब एक चीज और याद रखना है बेटा, किसी भी मेथड में, किसी भी मेथड में अगर आपने असेट मिडल ऑफ द ईयर में खरीदा या मिडल ऑफ द ईयर में बेचा, तो आपको उतने ही समय का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है जितना आपने असेट को यूज किया है। अब ये बहुत कॉमन सेंस है बेटा, आपको पता भी है, हाँ, पर मैं एक बार आपको फिर से बता रहा हूँ। हमने जो M1 बेचा है बेटा, वो 1 जुलाई को बेचा, मतलब हमने 6 महीना यूज करके बेचा है, राइट। तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, राइट। तो देखो 6 महीने का डेप्रिसिएशन 10,000 आया। SLM फॉलो कर रहे हैं, 2 लाख पे 10% डेप्रिसिएशन 20,000 होगा, 6 महीने का डेप्रिसिएशन 10,000 होगा। 1,50,000 उसका बुक वैल्यू आ गया, रिटर्न डाउन वैल्यू आ गया। हमने सेल किया 1 लाख में और 50,000 का लॉस आया। अगर आपकी सेल वैल्यू कम है रिटर्न डाउन वैल्यू से, तो फिर लॉस आएगा, सेल वैल्यू ज्यादा है तो प्रॉफिट आएगा, ये सब आपको मालूम बेटा, ठीक है। अब वापस से आ जाओ, वापस से आ जाओ। जो 68,000 है बेटा, हाँ 68,000 है अपना, M2 है। M2 पे फिर पूरे साल का डेप्रिसिएशन आएगा, 80,000 पे 10% पूरे ईयर का। हमने उसी ईयर में M3 परचेस किया हुआ है। तो M3 हमने कब परचेस किया है, 30 सितंबर को। तो यूज कितना महीना हुआ बेटा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीना यूज हुआ। सितंबर नहीं, सितंबर तो खत्म हो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीना यूज किया है बेटा। तो 10% डेप्रिसिएशन, 30,000 पे 10% डेप्रिसिएशन 3,000 होता है, और 3 महीने का होता है 750, 3 महीने का डेप्रिसिएशन।
बराबर है बेटा। तो 29,250 आ गया, 31,12,17 का बुक वैल्यू। अब M1 तो हमने सेल कर दिया है बेटा, हमारे पास बचा क्या, M2 अभी हमारे पास है और M3 हमारे पास है। बराबर है बेटा। इस पर अब यहाँ पे मेथड चेंज हो गया है, यहाँ पे मेथड चेंज हो गया। हाँ, तो डेप्रिसिएशन फॉर 2018 एट द रेट 15%। मैंने क्या बताया था बेटा आपको, मैंने आपको बोला था जिस दिन मेथड चेंज हो रहा है उस दिन की बुक वैल्यू फाइंड कर लो। तो ये उस दिन की बुक वैल्यू है बेटा, 60,000, 29,250, ये उस दिन की बुक वैल्यू है। और मैंने बताया था आपको कि इसी को आपने कॉस्ट मान लेना, जो बुक वैल्यू आई उसी को कॉस्ट मान लो। ये समझो आपने नया एसेट खरीदा है उस दिन, ये आपकी कॉस्ट है, राइट। और रेट आपको नया दिया है बेटा, 15% बोला होगा। और मेथड कौन सा हो गया, WDV मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो 60,000 पे 15% डेप्रिसिएशन लेना पड़ेगा, राइट। ये पूरे साल का 2018 का डेप्रिसिएशन है बेटा, तो 9,000 हो जाएगा। हाँ, 51,000 उसकी बुक वैल्यू बचेगी, 60,000 पे लेना पड़ेगा। और 29,250 पे फिर 15% पूरे ईयर का, 29,250 पे 15%, 4388, 4388, 24,862 बुक वैल्यू बचेगा, WDV बचेगा। ठीक है बेटा। हाँ, अब टोटल डेप्रिसिएशन कितना हुआ देखो, टोटल डेप्रिसिएशन हमारा 24,000 रुपीज का हुआ। टोटल डेप्रिसिएशन 24,000 रुपीज का हुआ 2015 ईयर का। फिर 28,000 डेप्रिसिएशन हुआ 2016 का, ये 20,000 और 8,000 दोनों मिलाकर। ठीक है। उसके बाद बेटा 2017 का डेप्रिसिएशन 10,000, 8,000 और 750, तीनों प्लस कर लो, 18,750 का डेप्रिसिएशन हुआ थर्ड ईयर का 2017 का। और 2018 का बेटा 9,000 प्लस 4,388, राइट। तो 13,388 डेप्रिसिएशन हो जाएगा 2018 का। हाँ, अब हमको असेट अकाउंट बनाना है, राइट। तो स्टार्ट करते बेटा, अब बहुत सिंपल है, ये तो आपको आता है। हाँ, असेट का अकाउंट है, डेबिट से बढ़ेगा क्रेडिट से कम होगा। तो पहले हमने 1115 को असेट परचेज किया था टू बैंक अकाउंट 1,60,000, और फिर जो अदर एक्सपेंडिचर हुआ था तो वापस से उसकी अलग से एंट्री करो टू बैंक अकाउंट 40,000। ये एंट्री आप एक साथ भी कर सकते हो 2 लाख से, है ना, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। उसके बाद उसी ईयर में 17 को M2 परचेज किया हुआ है ना, M2 80,000 में परचेज किया, तो फिर एंट्री बन गई मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। क्रेडिट साइड में डेप्रिसिएशन 24,000 बेटा 2015 का, ये मैंने आपको टोटल करके भी बताया था डेप्रिसिएशन। हाँ, राइट, 24,000 दिखा देना। बैलेंस कैरिड डाउन आ जाएगा 2,56,000, 2,56,000 ब्रॉड डाउन कर लेना 1116 को। फिर डेप्रिसिएशन 28,000 है हमारा 2016 का, फिर उसको बैलेंस कर लेना, बैलेंस कैरिड डाउन आएगा 2,28,000, 2,28,000 ओपनिंग बैलेंस बनेगा। उसी ईयर में नया एसेट हमने खरीदा है बेटा M3 30,000 में, तो एंट्री बन जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ये वाला हमारा M1 था। फिर हमने M2 परचेज किया था 80,000 में। 2017 में हमने M3 खरीदा 30,000 में, राइट। फिर हमने एक असेट सेल भी कर दिया, कौन सा सेल कर दिया बेटा, M1। कितने में सेल किया, 1 लाख में। हाँ, तो याद रखना सेल किया है, सेल की एंट्री क्या होती है बेटा, देखो जब भी सेल हो रहा है ना, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जब भी सेल हो रहा है बेटा, राइट, तो आपने दो एंट्री पास करने की। सेल किया तो कैश आएगा, हाँ, इसकी एंट्री अलग करने की। दूसरा, प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है बेटा, इसकी एंट्री अलग करने की। मतलब बच्चे क्या करते हैं, सेल की एंट्री कंबाइंड पास करने की कोशिश करते हैं, नहीं करना कंबाइंड। सेल हो रहा है तो कैश रिसीव्ड की एंट्री अलग करो। कैसे अलग करेंगे बेटा,
कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट कर लेना। सिंपल सी एंट्री है, पैसा आ रहा है, कैश और बैंक डेबिट करो, असेट हमारे पास से जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फिर प्रॉफिट अगर हुआ तो एंट्री कैसी, लॉस हुआ तो एंट्री कैसी। हाँ, तो प्रॉफिट लॉस की एंट्री याद रखने का सिंपल तरीका बताता हूँ। प्रॉफिट अगर हो रहा है बेटा तो प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट हुआ होगा, है ना, तो असेट को डेबिट करना, असेट अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगर लॉस हुआ है बेटा, लॉस हुआ है, तो फिर लॉस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट होता है ना, असेट को क्रेडिट करना पड़ेगा, असेट को क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है बेटा। हाँ, तो बस सेपरेट करना कभी भी, राइट, कैश आया उसकी एंट्री अलग करना, प्रॉफिट और लॉस की एंट्री अलग करना। तो देखो हमारे एग्जाम्पल में लॉस हुआ है बेटा, तो देखो हमने सेल की एंट्री सेपरेट पास की है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट 1 लाख, और लॉस की एंट्री अलग से पास की है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट 50,000। फिर डेप्रिसिएशन 2017 का 18,750 है, देखो 18,750 है बेटा। हाँ, 18,750। और फिर बैलेंस कैरिड डाउन आ गया 89,250। 89,250 आपका बैलेंस ब्रॉड डाउन बन जाएगा पहले दिन, नेक्स्ट ईयर के पहले दिन। फिर डेप्रिसिएशन हमने नए मेथड से किया है बेटा, नए मेथड से किया है। हाँ, 15% WDV बेसिस से किया हुआ है, तो 13,387.5 मैंने राउंड कर लिया है, मैंने राउंड कर लिया है, राइट। और बैलेंस कैरिड डाउन करो, 75,862.5 हो गया। डन बेटा। हाँ, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, अ मशीन इज परचेज्ड फॉर ₹60 लाख, उसकी लाइफ 10 years है, और रेसिडुअल वैल्यू यानी स्क्रैप वैल्यू है 4 लाख। एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन ऑफ द मशीन इज 2 लाख। अब प्रोडक्शन है बेटा 2 लाख यूनिट्स है, मतलब पूरे लाइफ में 2 लाख यूनिट का प्रोडक्शन होगा। हाँ, प्रोडक्शन पैटर्न कैसा है, प्रोडक्शन पैटर्न कैसा है, पहले 2 साल में, मतलब ईयर 1 और ईयर 2, हाँ, 20,000 यूनिट्स पर ईयर का प्रोडक्शन होगा, पर ईयर है। यहाँ पे बोला है 1 to 2 years, इसका मतलब ये होता है बेटा, ईयर 1 में भी 20,000 यूनिट बनाएंगे, ईयर 2 में भी 20,000 यूनिट बनाएंगे। फिर 3 to 6 years है, मतलब ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, ईयर 6, 4 साल की बात हो रही है बेटा, 4 साल की बात हो रही है। यहाँ पे उसने बोला 15,000 पर ईयर का प्रोडक्शन होगा, पर ईयर का मतलब बेटा, ईयर 3 में भी 15,000 यूनिट बनाएंगे, ईयर 4 में भी 15,000 यूनिट बनाएंगे, और ईयर 5, ईयर 6 में भी 15,000 यूनिट बनाएंगे। फिर 7, 8, 9, 10, 4 साल है बेटा, ये 4 साल है। प्रति वर्ष 25,000 यूनिट का प्रोडक्शन होगा, मतलब 7वें साल में भी 25,000 यूनिट, 8वें साल में भी 25,000 यूनिट, 9वें साल में भी 25,000 यूनिट, 10वें साल में भी 25,000 यूनिट। अब आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ गया होगा, प्रोडक्शन यूनिट मेथड है बेटा, ये प्रोडक्शन यूनिट मेथड है। हाँ, मैं आपको याद दिला रहा हूँ फटाफट, हाँ, क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं तो मैं आपको सब साथ में याद दिलाता हूँ। SLM मेथड, राइट, उसके बाद बेटा प्रोडक्शन यूनिट मेथड PUM, उसके बाद मशीन आर मेथड, और क्या था, डिप्लीशन मेथड, है ना। ये सारे मेथड का फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है, सबके न्यूमरेटर में है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू यानी डेप्रिसिएबल अमाउंट, हाँ, डेप्रिसिएबल अमाउंट। यहां पर भी कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, बराबर है बेटा। डिनोमिनेटर में SLM रहा तो हमको लेना है लाइफ इन ईयर्स, यहाँ पे लेना है बेटा लाइफ इन यूनिट्स, प्रोडक्शन यूनिट मेथड है ना, यहाँ पे लेना है लाइफ इन आवर्स, मशीन आवर्स। और यहाँ पे लेना है लाइफ इन, अगर ऑयल वेल है, तेल का कुआं है, तो लीटर्स में ले लो, राइट। कोयले की खान है,
तो फिर कोयला टन्स में मेजर करते हैं हम लोग, तो टन्स ले लो, बराबर है। अब मल्टीप्लाई किससे करना? हाँ देखो, मल्टीप्लाई किससे करना, तो बेटा एसएलएम में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। एसएलएम में हमको डेप्रिसिएशन एवरी ईयर मिल जाएगा ये फॉर्मूले से, ठीक है। लेकिन लेकिन सेकेंड जो मेथड है बेटा, प्रोडक्शन यूनिट मेथड, यहाँ पे मैंने डिवाइड बाय यूनिट्स किया हुआ है, तो मुझे डेप्रिसिएशन पर यूनिट मिलेगा। हाँ, तो मैंने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है प्रोडक्शन इन दैट ईयर, मतलब जिस ईयर का डेप्रिसिएशन मुझे फाइंड करना है उस ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमको उस ईयर का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। फिर मशीन आवर मेथड अगर फॉलो कर रहे हैं तो आर्स रन इन दैट ईयर, उस ईयर में कितना रन हुआ उससे मल्टीप्लाई। तो आपको अगर 2016 का डेप्रिसिएशन फाइंड करना है तो देख लेना 2016 में मशीनरी का रन कितना हुआ, कितने आवर्स रन हुआ, उतने आवर्स से मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल है, राइट। उसके बाद ऑयल और कोल एक्सट्रैक्टेड इन दैट ईयर, एक्सट्रैक्टेड मतलब निकालना, कितना तेल या कितना कोयला हमने उस ईयर में निकाला। तो अगर आपको 2020 का डेप्रिसिएशन फाइंड करना है तो देख लेना कि 2020 में कितना ऑयल निकाला या कितना कोल एक्सट्रैक्ट किया। सिंपल है बेटा, ये चार मेथड, अपने 7 मेथड है, आपको याद होगा। हाँ, इसके 6 के अलावा ये 4 के अलावा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है और सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड है, तो मेरे ख्याल से 6 मेथड है अपने को, ठीक है। और चलो मैं आपको बता ही देता हूँ साथ साथ में, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, राइट, मैंने आपको डेप्रिसिएशन का रेट कैसे फाइंड करना ये बताया था। तो देखो ऐसा था क्या, 1 माइनस nth रूट ऑफ स्क्रैप वैल्यू अपॉन कॉस्ट इनटू 100। आई थिंक 1 माइनस पहले था कि 1 माइनस 1 बाद में था, बताओ तो चैट करके। याद है क्या आप लोगों को, 1 माइनस पहले है कि यहाँ पे -1 है? चैट करके बताओ, चैट बॉक्स खुला है अपना, पहले ही था ना बेटा? हाँ हाँ ठीक है, तो आप लोग एक बार देख लो, कंफर्म कर लो, बराबर है। इससे हमको डेप्रिसिएशन का रेट मिल जाएगा। हाँ, अगर आरबीएम में रेट नहीं दिया है तो, राइट, पर मैंने आपको बताया था कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि वो आपको आरबीएम का रेट फाइंड करो बोलेगा, नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो रेट आपको दिया हुआ रहेगा। हाँ, अब डेप्रिसिएशन पर एनम फाइंड करना है बेटा, तो बुक वैल्यू पे करना, बुक वैल्यू इनटू रेट। और फिर सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, इसमें भी न्यूमरेटर तो वही है बेटा, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, न्यूमरेटर वही है, ठीक है। खाली हमको करना क्या है, मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग ईयर्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ ईयर डिजिट, ठीक है। तो मैं आपको फटाफट इसका एग्जांपल दे देता हूं। मान लो एसेट की लाइफ 5 इयर्स है, ठीक है, एसेट की लाइफ 5 इयर्स है, तो आपने 5 + 4 + 3 + 2 + 1 कर लेना, तो 15 हो गया बेटा, 15 हो गया सम ऑफ ईयर डिजिट। एसेट की लाइफ 4 इयर्स है, तो 4 + 3 + 4 + 2 + 1 कर लेना, तो वो 10 आता, 10 हो गया अपना सम ऑफ ईयर डिजिट, राइट। और रिमेनिंग ईयर से मल्टीप्लाई करना, मान लो अगर 4 इयर्स एसेट की लाइफ है, तो पहले साल का डेप्रिसिएशन जब करेंगे ना तो 4/10 करना, 4/10। सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन करना है तो 3/10। थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन करना है तो 2/10 से मल्टीप्लाई करो। लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन चाहिए तो 1/10 से मल्टीप्लाई करो। यहां पर भी बेटा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के जैसे डेप्रिसिएशन हर साल कम होता है, ठीक है। अब ये सब में रिलेशन क्या है, तो आरबीएम और सम ऑफ ईयर डिजिट, डेप्रिसिएशन हर बार कम ही होगा, ट्रू और फॉल्स में आएगा, याद रखो, एवरी टाइम ये कम ही होगा दोनों मेथड में। हाँ, सम ऑफ ईयर में एसएलएम में बेटा, एसएलएम में डेप्रिसिएशन हर साल सेम रहेगा। पीयूएम एमएचआर डिप्लेशन में
ये फ्लक्चुएट होता है डेप्रिसिएशन, मतलब कभी डेप्रिसिएशन बढ़ भी सकता है, कभी कम भी हो सकता है, कभी कांस्टेंट भी रहेगा, क्योंकि वो डिपेंड करेगा प्रोडक्शन पे, रन पे, और कितना ऑयल कितना कोल निकाला इसके ऊपर। राइट, तो इतने मेथड्स है बेटा अपने को, तो मैंने आपको फटाफट सारे मेथड्स भी बता दिए। राइट, और मैंने आपको क्लियर किया था कि हमको एन्युटी मेथड और कौन सा सिंकिंग फंड मेथड, ये हमको सिलेबस में नहीं है। तो ये गुड न्यूज़ है। चलो, तो सिंपल है बेटा। तो ये प्रोडक्शन यूनिट मेथड वाला क्वेश्चन है। अब बहुत सिंपल है, हमको ये 10 साल का डेप्रिसिएशन बताना है। लेकिन आप इमेजिन करो बेटा, पहले 2 साल का डेप्रिसिएशन सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? क्योंकि आपका पहले 2 साल में जो प्रोडक्शन हो रहा है ना, वो सेम हो रहा है। पहले 2 साल में आपने 20,000 यूनिट बनाया है, तो आपका डेप्रिसिएशन पहले 2 साल में सेम रहेगा। फॉर्मूला देखो क्या है अपना, देखो ईयर 1 to 2 किया हुआ है ना। असेट की कॉस्ट है 60 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू 4 लाख। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू करने से डेप्रिसिएबल अमाउंट मिलता है, आई होप आपको याद होगा, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू यानी डेप्रिसिएबल अमाउंट डिवाइड बाय टोटल 2 लाख यूनिट हम पूरे लाइफ में बनाने वाले हैं, डिवाइड बाय 2 लाख किया। 60 लाख माइनस 4 लाख डिवाइड बाय 2 लाख करेंगे तो आपको डेप्रिसिएशन पर यूनिट मिलेगा। और पहले 2 साल में आप 20,000 यूनिट पर ईयर बना रहे हो, ये पर एनम है बेटा। ठीक है, तो आपको 5,60,000 डेप्रिसिएशन मिल जाएगा पर एनम। ये डेप्रिसिएशन जो है बेटा, ये डेप्रिसिएशन जो है वो ईयर 1 का भी है, और यही डेप्रिसिएशन ईयर 2 का भी है। मतलब पहले 2 साल डेप्रिसिएशन अपना 5,60,000 रहेगा। उसके बाद ईयर 3, 4, 5, 6, ये 4 साल में एवरी ईयर हम 15,000 यूनिट बना रहे हैं बेटा। तो जितना प्रोडक्शन आप करने वाले हो उतने यूनिट से मल्टीप्लाई करो, आपका डेप्रिसिएशन आएगा 4,20,000 पर एनम। राइट, और ये डेप्रिसिएशन जो है बेटा, वो आपका ईयर 3 का भी है, ईयर 4 का भी है, ईयर 5 का भी है, और ईयर 6 का भी है। राइट, ये चारों साल, ये चारों साल डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन 4,20,000 ही रहेगा। ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, ईयर 6, फिर 7, 8, 9, 10, ये 4 साल में एवरी ईयर 25,000 यूनिट का प्रोडक्शन होगा। तो इससे मल्टीप्लाई करो, डेप्रिसिएशन 7 लाख आएगा बेटा, 7 लाख पर ईयर है। ठीक है, कौन से ईयर का है ये? कौन से ईयर का है? ईयर 7, ईयर 8, ईयर 9 एंड ईयर 10। ईयर 10। ठीक है बेटा। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 3, ऑन 1/1/11 मशीनरी वॉज परचेज फॉर 80,000। राइट, 1/1/11 को मशीनरी परचेज किए 80,000 में। ऑन 1/7/12 एडिशन वेर मेड। अब देखो 1/1/12 बोला है बेटा। ठीक है, देखो लास्ट लाइन पे पहले देख लो, ईयर एंडेड 31 दिसंबर बोल रहा है, मतलब कैलेंडर ईयर फॉलो हो रहा है। हाँ, तो 2011 में हमने एक मशीनरी खरीदी 80,000 में, इसको बोलेंगे M1। फिर 1/7/12 को, मतलब 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, समझो ना, 1.5 साल बाद हमने एडिशन किया। एडिशन मतलब फिर परचेस किया, समझना। हाँ, 40,000 का परचेस किया बेटा, तो इसको आप बोलो M2। ऑन 31/3/13 मतलब फिर नेक्स्ट ईयर, अगले साल, मशीनरी परचेज ऑन 1/7/12, है ना, यानी M1 की बात कर रहा है बेटा, M1 की बात कर रहा है। तो जो M1, M1 नहीं, M2 की बात कर रहा है। हाँ, तो 1/7/12 को जो हमने खरीदा था ना, यानी M2, उसमें से 12,000 वाला एक पार्ट,
वॉज सोल्ड फॉर 11,000। एक पार्ट बेटा, एक पार्ट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमने सेल किया था ना, ये पूरा का पूरा M1 सेल कर दिया था, पूरा का पूरा M1। ठीक है, अगर आप एक मशीन का कोई पार्ट बेच रहे हो ना, तो आपने क्या करना बेटा, आपने फिर वो मशीन को, वो एक मशीन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना। मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, क्वेश्चन नंबर 1 में अपना M1 2 लाख में हमने खरीदा था। मान लो बेटा आगे चलकर अगर आप ये 2 लाख में से मान लो कि हाफ हाफ मशीनरी सेल कर रहे हो, राइट, आगे चलकर, तो फिर आपको इसका ना ये दो कॉलम में इसको वर्किंग करनी पड़ेगी। तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, फिर मशीन 1 का पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए 1 लाख जो सेल नहीं हुआ, पार्ट बी दूसरा 1 लाख जो हमने सेल कर दिया, राइट। तो अगर कोई असेट का पार्ट सेल हो रहा है तो आपने वर्किंग के टाइम पर ही उसको दो अलग अलग मशीन मान लेना, ताकि हमको वर्किंग करना इजी जाए। ठीक है, तो ध्यान से सुनना बेटा, 31/3/13 को हमने क्या किया, हाँ ये डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है। जो हमने 1712 को मशीनरी खरीदी थी, यानी M2, हमने 40,000 की खरीदी थी बेटा, कॉस्टिंग ₹12,000। मतलब जो 40,000 है M2, M2 जो हमारा 40,000 में हमने परचेस किया था, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, A B ऐसे। इसमें से 12,000 वाला एक पार्ट आपने बेच दिया फ्रेंड्स। तो M2 जो 40,000 का हमने परचेस किया था, उसमें से 12,000 कॉस्ट वाला एक पार्ट हमने सेल कर दिया, राइट, आगे चल के सेल किया। इसका मतलब जो रिमेनिंग पार्ट है ना 28,000 का, वो अभी भी हमारे पास रहने वाला है। इसको आप पहले ही जब वर्किंग करते हैं ना, तब दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना। आगे देखो क्या दिया है, एंड ऑन 30 जून, एंड ऑन 30 जून 13, मतलब अगेन उसी ईयर में बेटा, उसी ईयर में, हाँ 2013 में, मशीनरी परचेज ऑन 1114, 1114 को जो मशीनरी परचेज की थी, 1114 को कौन सी मशीनरी परचेज की भाई, ये 1111 हुईगा बेटा, हाँ ये 1111 हुईगा। तो 1111 को जो मशीनरी परचेज की थी, यानी M1 की बात हो रही है, M1 80,000 था ना, इसमें से वो क्या बोल रहा है बेटा, अगेन इसको ए और बी में डिवाइड कर देना। इसमें से वो क्या बोल रहा है, 32,000 वाला एक पार्ट, M1 का एक पार्ट जिसका कॉस्ट 32,000 है, ये हमने सेल कर दिया, राइट। मतलब 48,000 का दूसरा पार्ट अभी भी हमारे पास रहने वाला है। ठीक है, आगे कितने में सेल किया, 26,700 में। मतलब 2013 में M2 का एक पार्ट बेचा, M1 का एक पार्ट बेचा, हाँ। फिर 110/13 को, मतलब उसी साल 2013 में ही, एडिशंस वेर मेड टू द अमाउंट ऑफ 20,000। एडिशन मतलब परचेज किया। तो 2013 में बेटा दो असेट सेल हो रहे, और एक हमने नया M3 परचेज किया। इसको M3 बोलो, इसको M3 बोलो, 20,000 वाला। ठीक है, चल, डेप्रिसिएशन 10% पर एनम करना है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यानी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। शो द मशीनरी अकाउंट, show the machinery account for 3 years from 2011, 2012, 2013। 3 साल का अकाउंट हमको बताना है, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट मशीनरी की वर्किंग है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट वर्किंग है। हाँ, वर्किंग से आपको डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी मिल जाएगा, और असेट सेल किया है तो प्रॉफिट लॉस भी मिल जाएगा। उसके बाद तो अकाउंट बनाना खाली फॉर्मेलिटी है। ठीक है, तो पहले वर्किंग समझते हैं बेटा। देखो M1 को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इसको ए और बी बोलो। पार्ट ए ये वो है जो हमने नहीं बेचा, और पार्ट बी वो है जो हमने बेचा है। ठीक है, फिर M2 40,000 में परचेज किया था, इसको भी ए और बी में डिवाइड करो। इसका जो 28,000 है ये हमने नहीं बेचा है, राइट। और जो बी वाला पार्ट है बेचा,
वो 12,000 वाला ये हमने बेचा। तो आप ऐसे करना, कभी भी याद रखो, ए उसको नाम दे देना जो नहीं सेल हुआ, और बी उसको नाम दे देना जो आपने सेल कर दिया। ठीक है। फिर M3 हमने 20,000 का परचेस किया होगा, पर ये कब परचेस किया है बेटा? हमने 2013 में परचेस किया है। और एक कॉलम बनाया टोटल डेप्रिसिएशन के लिए। देखो यहां पर भी हमने टोटल डेप्रिसिएशन अलग से कर लिया था, पर कॉलम बना लो तो और इजी हो जाएगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते बेटा। देखो बुक वैल्यू यानी कॉस्ट 1111 को टोटल 80,000 में परचेस किया था, पर हमने दोनों को अलग अलग कर दिया, 48,000 32,000। क्यों अलग अलग किया? क्योंकि आगे चलकर एक पार्ट सेल होने वाला है। ठीक है। अब इस ईयर में सिर्फ M1 ही था मेरे पास, M2 नहीं था, M3 भी नहीं था। बराबर है। 11 को परचेस किया था, मतलब हमने पूरा साल भर यूज किया है, तो डेप्रिसिएशन पूरे साल का @10%, WDV मेथड से करना है बेटा। तो 48,000 पे 10%, 4800 माइनस करो, 3,200 माइनस करो, तो आपका 1112 को WDV आ जाएगा 43,200, 28,800। बराबर है बेटा। फिर ये दोनों को प्लस कर लेना, 4800 और 3200, तो टोटल डेप्रिसिएशन आपका हो गया 8,000 का। हाँ। अब सेकेंड ईयर स्टार्ट हो रहा है, 2012 स्टार्ट हो रहा है बेटा। 2012 में हमने जुलाई में 2012 जुलाई में हमने M2 परचेस किया था 40,000 में। बराबर है। लेकिन इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, क्योंकि 28,000 वाला पार्ट हमारे पास रहने वाला है, 12,000 वाला पार्ट हमने सेल कर दिया है। अभी सेल नहीं किया है, पर अभी हमने उसको सेपरेट दिखाया है। ठीक है। अब ईयर एंड पे आ जाओ। ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन, हाँ, तो M1 पे डेप्रिसिएशन पूरे ईयर का, M1 पे डेप्रिसिएशन बेटा पूरे ईयर का 43,200 का 10%, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। हाँ। और 28,800 का 10%, 2880। लेकिन M2 हमने 1 जुलाई को परचेस किया है ना, तो उस पर डेप्रिसिएशन 6 महीने का। 28,000 पे 10%, 6 महीने का होगा 1,400। 12,000 पे 10%, 1,200 होता है, 6 महीने का 600। ठीक है बेटा। तो हमारा 1113 का रिटर्न डाउन वैल्यू आ गया 38,880, 25,920, 26,600, 11,400। बराबर है। अब इसका ये डेप्रिसिएशन को प्लस कर लो, ये चारों प्लस कर लो, तो 9,200 डेप्रिसिएशन हुआ 2012 का। यस। अब 2013 बेटा बहुत क्रूशियल ईयर है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे दो सेल हो रहा है, एक परचेस हो रहा है। हाँ। तो हमने कौन सा सेल किया है बेटा? M2 का M2 का जो 12,000 कॉस्ट वाला जो पार्ट था ना, पार्ट बी, वो हमने सेल कर दिया। बराबर है बेटा। राइट। कब सेल किया? 31 मार्च को। हाँ, लेट मी शो यू। ऑन 31/3/13 मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 12, 1 जुलाई 12 को जो मशीनरी खरीदी थी, मतलब 40,000 में जो खरीदी थी, उसमें से एक 12,000 वाला पार्ट हमने सेल कर दिया। ये मैंने यहाँ पे आपको बताया था। राइट। तो थोड़ा सा इसको ऐसे कर देंगे। कैसे किया है इसको हमने? 48,000 और 48,000 हमने बेचा नहीं, 32,000 हमने बेच दिया। और यहां से 28,000 हमने नहीं बेचा, 12,000 हमने बेचा। ठीक है बेटा। तो ये 31 मार्च को सेल हुआ है। अब 31 मार्च को सेल हुआ मतलब 3 महीना यूज करने के बाद सेल हुआ, जनवरी फरवरी मार्च। तो डेप्रिसिएशन 10% लेंगे, लेकिन 3 महीने का। 11,400 पे 10% निकालो, 3 महीने का 385 होता है। 385 माइनस कर देंगे बेटा, तो इसका रिटर्न डाउन वैल्यू आ गया 11,115। बराबर है। फिर हमने इसको सेल कितने में किया है? 11,000 में सेल किया। क्वेश्चन में देखना, कॉस्टिंग ₹12,000,
वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 11,000। 11,000 में सेल कर दिया, मतलब 115 का लॉस ऑन सेल हो गया। अब इसका काम खत्म, ये असेट सेल ही हो गया ना बेटा, तो इसको अब आगे से कोई डेप्रिसिएशन वगैरह कुछ होगा नहीं। अब उसी ईयर में आ जाओ वापस से, क्या हुआ, 30 जून को जो M1 परचेज किया था ना, M1 में से 32,000 कॉस्ट वाला एक पार्ट हमने सेल कर दिया। कब सेल किया है बेटा? 30 जून को सेल किया, मतलब 6 महीना यूज करने के बाद। तो 30 जून को डेप्रिसिएशन 10% लेंगे 6 महीने का, तो 25,920 उसका बुक वैल्यू था। 25,920 पे 10% ले लेना 6 महीने का, तो 1,296 हो जाएगा। ये माइनस कर दो, जब ये माइनस करेंगे तो वो वाला असेट का WDV बचेगा 24,624। हमने उसको सेल किया है 26,700 में। देखो, costing rupees 32,000 was sold for 26,700। 26,700 इसका सेल वैल्यू है। अब ज्यादा में सेल किया है बेटा, ज्यादा प्राइस में सेल किया है। 24,624 बुक वैल्यू था, WDV था, हमने ज्यादा में बेचा तो प्रॉफिट हुआ, 2076 का प्रॉफिट हुआ। हाँ, अब ये दोनों असेट पे कौन से जो हमने सेल कर दिए, फिर उस पे आगे कोई डेप्रिसिएशन होना नहीं है। तो अब हमारे पास क्या बचा? अच्छा, उसी ईयर में हमने और एक एक परचेज भी किया है, वो भी कर लो। 110 को परचेज किया है बेटा। अब 110 को परचेज किया कितना? 20,000 का। हाँ, तो देखो 110 13 को M3 परचेज किया 20,000 का, बराबर है। अब हमारे पास क्या क्या बचा हुआ है? M1 का पार्ट ए बचा हुआ है, M2 का पार्ट ए बचा हुआ है, M3 का पूरा अमाउंट बचा हुआ है। ठीक है। अब डेप्रिसिएशन बेटा, M1 का जो पार्ट ए है इस पे तो पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन आएगा ना, है ना। M2 का भी जो पार्ट ए है इस पे भी पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन आएगा। लेकिन M3 हमने खरीदा ही 110 को है, तो जितना मंथ यूज किया है उतने मंथ का डेप्रिसिएशन करो, यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का डेप्रिसिएशन आएगा, राइट। तो इस पर डेप्रिसिएशन 10% ईयर एंड पे कर रहे हैं हम लोग। हाँ, पूरे ईयर का 3888, 38,880 उसका बुक वैल्यू था, 3888 डेप्रिसिएशन हमने किया पूरे ईयर का। फिर 26,600 इस पे 10%, 2,660। और इस पे डेप्रिसिएशन सिर्फ 3 महीने का। 20,000 पे 10% लेंगे तो 2,000 रुपये होता है डेप्रिसिएशन, लेकिन 3 महीने का 500 हो जाएगा, बराबर है बेटा। अब 3,888 प्लस 2,660 प्लस 500, 7,048 टोटल डेप्रिसिएशन होगा, ये ईयर एंड पे। हाँ, और जो एसेट हमने बेचा था ना, जो एसेट हमने बेचा था बेटा, याद है, तो उसका डेप्रिसिएशन देखो 1,296 आया था 6 महीने का, 1,296, राइट। ये भी हमको 2013 में ही रिकॉर्ड करना है। हाँ, और जो हमने M2 का पार्ट बी बेचा था ना, उस पे 3 महीने का डेप्रिसिएशन आया था 285। तो ये पूरा डेप्रिसिएशन 2013 का है बेटा। तो आप तीनों को अलग अलग बताओ डेप्रिसिएशन तो भी चलेगा, तीनों प्लस कर लो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अलग अलग दिखाओ तो बेटर है, क्योंकि जिस दिन सेल हो रहा है ना उस दिन डेप्रिसिएशन डेबिट टू असेट होना चाहिए। हाँ, ट्रांसफर टू P&L जब करेंगे वो तो ईयर एंड पे होगा, वो पूरा एक साथ। हाँ, ये वर्किंग में कोई डाउट है क्या, बताओ। ये वर्किंग में कोई डाउट है क्या, बताओ, चैट करके बताओ। ये वर्किंग में कोई डाउट है क्या? सब लोग बताओ। नो। चल, तो इसका अकाउंट देख लेते बेटा एक बार फटाफट। हाँ, अकाउंट एक बार देख लो फटाफट। अब अकाउंट तो एकदम सिंपल है बेटा। हाँ देखो, हमने मशीनरी खरीदी 1111 को,
M1 खरीदा, 80,000 में मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, राइट, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। और फिर क्रेडिट साइड में बाय डेप्रिसिएशन 8,000, बैलेंस कैरिड डाउन 72,000। फिर अगले साल पहले दिन, निखिल डाउट है बेटा? निखिल, नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट डे ये 72,000 ओपनिंग बन जाएगा। फिर हमने M2 खरीदा, फिर हमने M2 खरीदा है बेटा, M2 खरीदा 40,000 का 1 जुलाई को। तो एंट्री बनेगी हमारी मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 40,000, ठीक है। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन हुआ बेटा सेकेंड ईयर का 9,200 टोटल। फिर अकाउंट क्लोज करके बैलेंस कैरिड डाउन आया 1,02,800। 1,02,800 हमारा ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा नेक्स्ट ईयर के पहले दिन, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर में बेटा, नेक्स्ट ईयर में दो सेल हुआ, एक परचेज हुआ। तो मैंने आपको बताया था जब भी सेल हो रहा है तो सेल की एंट्री अलग करो और प्रॉफिट लॉस की एंट्री अलग करो। हाँ, तो फटाफट देखो, एक बार वापस से बताता हूं। हमने जो M2 का पार्ट बी सेल किया था ना, वो 11,000 में सेल किया था। तो एंट्री पास कर लेना बेटा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट 11,000, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट 11,000, और लॉस की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट 115, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट 115, राइट। तो देखो ये 11,000 सेल की एंट्री हो गई, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी। फिर 115 का लॉस हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी, और उसका डेप्रिसिएशन है बेटा 285। देखो ये वाला, हाँ, 3 महीने का डेप्रिसिएशन 285, ठीक है। ये हो गया खत्म। उसके बाद हमने जो M1 का पार्ट बी सेल किया है, तो 26,700 में सेल हुआ, तो पहले बैंक अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट कर लेना 26,700, राइट। और फिर प्रॉफिट की एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2076, और डी डेप्रिसिएशन की एंट्री कर लेना डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट 1296, ठीक है बेटा। हाँ, तो देखो सेल की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, फिर डेप्रिसिएशन की एंट्री है बेटा 1296, ये जो हमने M1 का पार्ट बी बेचा ना, ये वो है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी। और प्रॉफिट हुआ है बेटा, तो प्रॉफिट की एंट्री क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे ना 2076, ये डेबिट में आएगा। फिर ईयर एंड पे जो हमने डेप्रिसिएशन किया ना बचे हुए असेट का, बचे हुए पार्ट का 7048, तो ये 7048 बचे हुए का डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट हो गया। और फिर नया M3 परचेस किया है हमने, M3 परचेस किया है। हाँ, M3 कब परचेस किया है बेटा? M3 हमने कब परचेस किया है? 110 को, 110 को, राइट। तो 11013 को M3 परचेस किया, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। इसको क्लोज कर लेना, आपको बैलेंस कैरिड डाउन मिल जाएगा 78,432, 78,432। डन। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। अब ये सॉल्व्ड नहीं है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। हाँ, तो क्वेश्चन पहले समझ लेना, क्वेश्चन नंबर 4। राम लिमिटेड विच डेप्रिसिएट्स इट्स मशीनरी एट द रेट 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यानी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, हैड ऑन 1 जनवरी 2013। हैड मतलब, हैड ऑन का मतलब क्या हुआ, ये पहले से है, नया परचेस नहीं किया, ये पहले से है बेटा। पहले से है मतलब ओपनिंग बैलेंस, ये ओपनिंग बैलेंस है। तो 1 जनवरी 2013 को हमारे पास पहले से मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस था 9,72,000 ऑन द डेबिट साइड ऑफ द मशीनरी अकाउंट।
ड्यूरिंग द ईयर 2013 मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 11। अब समझो बेटा, समझो, 1 जनवरी 11 को परचेज किया था 80,000 में, वॉज सोल्ड फॉर 45,000। राइट, कब सेल किया? ऑन 1 जुलाई 13 को सेल किया। अब इसमें दिक्कत ये है बेटा, दिक्कत ये है कि आपके पास 9,72,000 का ओपनिंग बैलेंस है ना, WDV है। कब का है बेटा ये? यह है 1/1/13 का, 1/1/13 का। इसी का एक पार्ट, इसको M1 बोलो, M1, इसी का एक पार्ट हमने सेल किया। तो पार्ट ए अनसोल्ड वाला पार्ट रहेगा जो हमने नहीं बेचा, और पार्ट बी इसका सोल्ड वाला पार्ट रहेगा जो हमने आगे चलकर बेचा। ठीक है बेटा, तो यहां पे देखना वो क्या बोल रहा है। ड्यूरिंग द ईयर 2013 मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 11। 1 जनवरी 11 का मतलब बेटा 2 साल पहले। आज तो 1 जनवरी 13 है ना, तो 2 साल पहले हमने 80,000 में जो मशीनरी खरीदी थी, 2 साल पहले जो खरीदी थी, उसको हमने 45,000 में बेच दिया। आप मुझे बताना कि 80,000 में हमने 2 साल पहले मशीनरी खरीदी थी, 1 जनवरी 11 को खरीदी थी, तो 1 जनवरी 13 यानी ये आज की डेट है। आज का इसका बुक वैल्यू कितना होगा 80,000 का? ये 80,000 वाला जो पार्ट है ना बेटा, इसका आज का बुक वैल्यू कितना होगा? कौन बताएगा? चैट करके बताओ। 64,800 होगा बेटा, वेरी गुड। 64,800 होगा। दो साल का डेप्रिसिएशन माइनस कर दो ना। 80,000 में आपने खरीदा था 1/1/11 को, तो पहले 2011 का डेप्रिसिएशन 10% माइनस कर दो 8,000, फिर 2012 का डेप्रिसिएशन माइनस कर दो 10%। 7,000 कितना हो रहा है? सेवन कितना हो रहा है? 7,200 माइनस कर दो, पहले 8,000 माइनस कर दो, फिर 7,200 माइनस कर दो, 64,800। इसका मतलब बेटा ये पार्ट बी का आज बुक वैल्यू कितना है? 64,800 है। कैसे आया सर ये? तो 80,000 में हमने 2 साल पहले खरीदा था, तो पहले 10% माइनस करो, वापस से 10% माइनस करो 2 साल का। 80,000 माइनस 10% करेंगे ना कैलकुलेटर के ऊपर, तो 72,000 आएगा। फिर माइनस 10% करो तो 64,800 आएगा। राइट, अब 9,72,000 में से माइनस कर लो 64,800, मतलब बेटा 9,07,200 ये अपना रिमेनिंग वाला पार्ट है, जो पार्ट हमने नहीं बेचा, जो पार्ट हमने नहीं बेचा है। ठीक है, आगे रीड करते बेटा। ड्यूरिंग द ईयर 2013 मशीनरी, अब ये कब सेल किया है हमने? 2013 में ही सेल किया है। ड्यूरिंग द ईयर 2013 मशीनरी परचेज ऑन 1/1/11 वॉज सोल्ड फॉर 45,000। और कब सेल किया हमने? 1 जुलाई 13 को सेल किया, 1 जुलाई 13 को सेल किया। तो अब एक काम करते हैं बेटा, लेस डेप्रिसिएशन करेंगे एट द रेट, कितना दिया है परसेंटेज? 10% है। हाँ, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% फॉर 6 मंथ। हाँ, क्यों 6 मंथ? क्योंकि 1 जुलाई 13 को हमने इसको सेल कर दिया, 1 जुलाई 13 को हमने इसको सेल कर दिया, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन इस पे चार्ज करो। 64,800 इंटू 10% डिवाइडेड बाई 2 कर लेना, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन आएगा बेटा 3,240। ठीक है, तो इसका बुक वैल्यू कितना बचा? 64,800 में से 3,240 लेस कर देना,
तो 61,560 इसका WDV बचा। इसको हमने सेल कर दिया। कितने में सेल कर दिया है बेटा? 45,000 में। हाँ, आप लोग ये वर्किंग कर लो ना मेरे साथ साथ। 45,000 में सेल कर दिया, मतलब 16,560 का लॉस ऑन सेल। डन। क्वेश्चन आगे देखेंगे। क्वेश्चन देखना बेटा आगे। एंड अ न्यू मशीनरी एट अ कॉस्ट ऑफ 1,50,000 यानी M2 was purchased and installed on the same date। उसी दिन को, मतलब 1 जुलाई की बात हो रही है, 1 जुलाई 13 हमने M2 खरीदा और 1,50,000 में खरीदा। 8,000 का इंस्टॉलेशन ऐड करके 1,58,000 हो गया। बराबर बेटा? तो ये M2, 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 ये M2 कब खरीदा? तो यहीं पे लिख लेते हैं, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। 1,58,000 इसी दिन खरीदा। 1,58,000, या इसको ऐसे लिखते हैं, हाँ ठीक है चलो, 1,58,000 M2 खरीदा। अब क्या हुआ देखो आगे। The company wanted to change the method of depreciation from diminishing balance method to straight line method। Again method of depreciation change हो रहा है बेटा, with effect from 1 जनवरी 14। अब 1 जनवरी 14 को मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज हुआ। मैंने क्या बोला था बेटा आपको? ये इवेंट, कौन सा इवेंट? मेथड चेंज हो रहा है, लाइफ चेंज हो रही है, रिवैल्यूएशन हो रहा है, ये इवेंट है। ये इवेंट जिस दिन हुआ ना, उस दिन तक का डेप्रिसिएशन माइनस करो और बुक वैल्यू निकालो, और वो बुक वैल्यू को कॉस्ट समझ लेना। बराबर है बेटा? तो अब हमको 1 जनवरी 14 तक का डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, है ना? तो अभी तो ये 2013 चल रहा है बेटा, तो 2013 का पहले पूरा डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। लेस डेप्रिसिएशन फॉर 2013 एट द रेट, साथ साथ में करते जाओ बेटा, लेस डेप्रिसिएशन फॉर 2013 एट द रेट 10%। हाँ, अब जो 9,07,200 था ना मेरे पास, राइट, ये कब था बेटा मेरे पास? 1/1/13 को था। ये 1/1/13 का बुक वैल्यू है। इस पर पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन ले लो, 90,720। हाँ, उसके बाद जो M2 हमने परचेज किया था ना, M2, राइट, थोड़ा सा ये दूर हो जा रहा है यार, थोड़ा सा पास कर देता हूं मैं इसको। हाँ, M2, राइट, M2 हमने परचेज किया था 1,58,000 में। नया परचेज किया था, ठीक है। अब ये हमने कब परचेज किया था बेटा? 1 जुलाई को। हाँ, मतलब हमने 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक 6 मंथ यूज किया है। तो इस पे डेप्रिसिएशन ले लेना 6 महीने का। तो 15,800 डेप्रिसिएशन होगा एनुअली, डिवाइडेड बाई 2 कर लेना, तो 7,900 6 महीने का डेप्रिसिएशन हुआ। यानी ये हमको WDV मिल जाएगी बेटा 1114 की, 1114 की। बराबर है? देखो, 9,07,200 में से डेप्रिसिएशन 90,720 लेस करो, तो हमारी जो बुक वैल्यू है वो है 8,16,480। ठीक है। और 1,58,000 में से 7,900, 1,58,000 में से 7,900 लेस करेंगे तो 1,50,100 बुक वैल्यू बचेगा। अब हमको जिस दिन मेथड चेंज हो रहा है बेटा, उस दिन का बुक वैल्यू मिल गया।
आपने इसको कॉस्ट मान लेना, आपने इसको मान लेना कि ये मेरी कॉस्ट। अब अभी तक हमने WDV मेथड फॉलो किया हुआ है, अब हमको इसको स्ट्रेट लाइन मेथड में कन्वर्ट करना है। हाँ, अब स्ट्रेट लाइन मेथड में जब मेथड चेंज हो जाएगा तो इसका रेट, रेट अगर दिया होता, यहाँ पे उन्होंने रेट नहीं दिया हुआ है, रिमेनिंग लाइफ दी है और स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है, राइट। अगर रेट दिया होता, हाँ, जैसे मान लो 20% डेप्रिसिएशन बोलता SLM, तो 20% आप किस अमाउंट पे लेते, आप मुझे बताओ। अगर 20% ऑन SLM बोलता है तो आप किस अमाउंट पे लेंगे, मुझे बताओ। 20% अगर बोलता है, मेथड चेंज हो गया, पहले 10% रिड्यूसिंग बैलेंस से था, अब 20% डेप्रिसिएशन SLM से करो, तो आप डेप्रिसिएशन 20% कौन से अमाउंट पे लेंगे। M1 का बताओ, M1 का पार्ट बी तो मैंने बेच दिया है बेटा, M1 का पार्ट ए है मेरे पास, तो अब M1 का पार्ट ए पे डेप्रिसिएशन आप कौन से अमाउंट पे लोगे, बुक वैल्यू पे लेना, 8,16,480 पे ही लेना पड़ेगा, राइट। यहां पे आप ये मत सोचना कि सर SLM है तो ओरिजिनल कॉस्ट पे लेंगे ना, तो फिर इसकी ओरिजिनल कॉस्ट भी निकालनी पड़ेगी ना, है ना, नहीं, राइट। ऐसा कब करना है, जब नया असेट खरीदते हैं ना, तब। यहाँ पे रिवैल्यूएशन हो रहा है, चेंज इन मेथड हो रहा है, चेंज इन लाइफ हो रहा है, तो वैसे केस में मैंने बहुत क्लियरली बताया है, उस दिन का बुक वैल्यू निकालो, WDV बुक वैल्यू निकालो, उसको कॉस्ट मान लेना, अब ये मेरी कॉस्ट है बेटा, इसी पे 20% ले लेना, इसी पे 20% ले लेना, 2014 का डेप्रिसिएशन। पर अब मेरे पास बेटा परसेंटेज नहीं है, आई डोंट हैव परसेंटेज, तो उन्होंने क्या किया, रिमेनिंग लाइफ दिया है ना। तो क्या किया है, देखो आगे पढ़ते हैं। The company wanted to change the method of depreciation from diminishing balance method to straight line method with effect from 1st January 14. हाँ, assuming remaining life of old machine का मतलब M1 का पार्ट ए, उसकी रिमेनिंग लाइफ 5 years है और उसकी स्क्रैप वैल्यू 50,000 रहेगी। एंड दैट ऑफ न्यू मशीन, नए मशीन जो हमने M2 खरीदा ना, उसकी लाइफ 8 years है और स्क्रैप वैल्यू 30,000 है। क्वेश्चन हमारा ये था कि डेप्रिसिएशन फाइंड करना है सिर्फ 2014 का, यहाँ पे कोई अकाउंट नहीं बनाना है, कोई एंट्री पास नहीं करनी है, कुछ भी नहीं, खाली हमको 2014 का डेप्रिसिएशन बताना है SLM से, बराबर है बेटा। तो डेप्रिसिएशन फॉर 2014 अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड, राइट। तो हमारा फॉर्मूला क्या है बेटा, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। जब भी इवेंट चेंज हो रहा है, इवेंट हो रहा है, राइट, और आपको अगर फॉर्मूले से डेप्रिसिएशन लाना पड़ रहा है, तो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ लेने का। हाँ, तो जो M1 है, M1 का पार्ट ए, इसकी जो आज की बुक वैल्यू है 8,16,480, इसी को कॉस्ट मानेंगे, और 50,000 इसका स्क्रैप वैल्यू दिया है, देखो इसका स्क्रैप वैल्यू दिया है बेटा 50,000, और इसकी रिमेनिंग लाइफ 5 years है। और M2 का कॉस्ट है 1,50,800, स्क्रैप वैल्यू 30,000 है, और इसकी रिमेनिंग लाइफ 8 years है, रिमेनिंग लाइफ 8 years है बेटा। तो आप मुझे ये दोनों का डेप्रिसिएशन बताओ कितना हो रहा है। 153,296। 1501.15, क्या ये 15013।
ये हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन आ गया 2014 का। दो हजार चौदह का आ गया बेटा। ठीक है, आप मुझे बताओ 2015 का डेप्रिसिएशन कितना रहेगा? 2015 का डेप्रिसिएशन कितना रहेगा? सेम, सेम ही रहेगा ना। एसएलए में ना बेटा, अब तो मेथड चेंज हो गया ना, एसएलए में सेम ही रहेगा। डन बेटा। हाँ, तो यहाँ पे हमारा डेप्रिसिएशन टॉपिक का रिवीजन 1 रिवीजन खत्म होता है बेटा। और कल फिर हम लोग नए चैप्टर के साथ नया रिवीजन करेंगे। हाँ, एवरीडे 1 चैप्टर का रिवीजन करेंगे। हाँ, चलो बाय।